हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और ऐप यूपी टेट सी टेट में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 7। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 2। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे मैंने ये भी कहा था कि आपका अध्याय नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप डाउनलोड करके उस पर आप सामाजिक अध्ययन का टेस्ट दीजिएगा। तो आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के विषय में हम पढ़ेंगे आज। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। तो दोस्तों, जो 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही जो राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता थे वो एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। उनका ये प्रयास था कि एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो कि भारतीय हो और इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं के नेतृत्व में कह सकते हैं हम कांग्रेस की स्थापना होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ए.ओ. ह्यूम ने 1883 से ही भारत के प्रमुख नेताओं से एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए विचार विमर्श कर दिया था और इसकी अंतिम परिणति 28 दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ए.ओ. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, जो कि रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में कह सकते हैं या इन्हीं के कारण ही संगठित रूप से जो भारतीय थे और जो भी भारतीय यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रमुख नेता थे, उन्हीं को लेकर के इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और वो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और दोस्तों, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये हुई थी बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। दोस्तों, आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो कांग्रेस से संबंधित तो आपसे यही पूछा जाता है कि उस समय इसकी स्थापना किसने की थी और ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो इसमें आपको यही बताना होता है कि 28 दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं के नेतृत्व में ही कांग्रेस की स्थापना होती है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है ए.ओ. ह्यूम का और उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि आईएएस रह चुके हैं, और आनंद मोहन बोस। क्लियर? इनके नेतृत्व में ही कांग्रेस की स्थापना होती है। आगे हम देखें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और उसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों, ये देखिए, ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहली अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इसका नाम था, जहाँ पे जो स्थान था बम्बई में, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो भी मेन पॉइंट होते हैं किसी भी टॉपिक से संबंधित, उसको आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बंग भंग आंदोलन। तो दोस्तों, बंग का मतलब क्या है? बंगाल से
और दोस्तों बंग भंग आंदोलन का तात्पर्य जो बंगाल विभाजन है इससे है। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात तथा अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयास से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही थी। दोस्तों जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे यहाँ पे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जो धार्मिक आंदोलन हुए उसकी वजह से धीरे धीरे जो समाज था उसमें बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन आ रहा था। लोग अपने हक को जानने लगे थे, अपने देश में खुशहाली का माहौल देखना चाहते थे जो कहीं ना कहीं गुम सा हो गया था अंग्रेजों के आने से भारत में। जहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते थे वो अब अंग्रेजों के आने से उनकी जो नीतियां थी फूट डालो राज करो वो सारी चीज़ें लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आने लगा था कि ये हमारे देश में शासन करने आए हैं और हमारे ही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखें तो बंग भंग आंदोलन में हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात जो अलग अलग क्षेत्रीय दल थे वो धीरे धीरे सक्रिय हो गए थे और एक तरह से उनमें राजनीतिक जागरूकता आने लगी थी और इस राजनीतिक जागरूकता का केंद्र बंगाल था। क्लियर। जो केंद्र माना जाता था वो कौन सा क्षेत्र माना जाता था? बंगाल क्षेत्र माना जाता था, जहां से संपूर्ण देश में इसे प्रसारित किया जा रहा था। जहां से जो केंद्र माना गया था वो बंगाल था और बंगाल से ही पूरे देश में राजनीतिक जागरूकता पैदा की जा रही थी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके पहले जो धार्मिक आंदोलन थे वो भी कहीं ना कहीं बंगाल से संबंधित थे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा सम्मिलित थे और उस समय जो बंगाल था वो 3 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। उस समय बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा ये तीनों ही बंगाल क्षेत्र से ही संबंधित माने जाते थे। तो दोस्तों जो हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति पढ़े थे तो उस समय था लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए यहाँ पर जो है वो है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी 16 अक्टूबर 1905 में। तो दोस्तों आपको ये डेट याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 में। और उसका प्रमुख उद्देश्य बांटो और राज्य करो की नीति को लागू करना था। तो दोस्तों जब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं लोग संगठित होकर हमें पीछे छोड़ना चाह रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और यहाँ पे बांटो और राज करो की नीति अपनाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बंगाल का विभाजन पश्चिम एवं पूर्वी बंगाल 2 प्रांतों में किया गया। वे समझ रहे थे कि सरकार हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर बांटो राज करो की नीति को अपना रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो देश की जनता थी वो समझ नहीं रही थी कि ये लोग क्या चाहते हैं और किस तरह से राज्य करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि बंगाल का विभाजन पश्चिम एवं पूर्वी बंगाल 2 प्रांतों में कर दिया था जिससे कि ये शासन आसानी से कर सके। तो ये हम लोगों ने देखा बंग भंग आंदोलन। इसके बाद होता है क्लियर। आगे दोस्तों हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। दोस्तों आपसे इसमें बंगाल विभाजन में आपसे यही पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। क्लियर। आगे हम देखेंगे दोस्तों रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है जानते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भारत था जब 1857 ईस्वी की क्रांति होती है तो उसकी क्रांति के बाद आप देखेंगे जो धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं और उसके बाद भी जो अलग अलग तरह के क्रांतिकारियों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं देश के स्वतंत्रता के लिए, तो उससे लोगों में एक जागरूकता पैदा होती है अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो इस सब को देख करके जो अंग्रेज सरकार रहती है यानी कि अंग्रेज जो हमारे देश में शासन कर रही थी वो बौखला सी जाती है और वो अलग अलग तरह के कानून भारत में लेके आती है। तो ये इस कानून को कहते हैं रॉलेट एक्ट, जो आया था 18 मार्च 1919 को भारत में ये लागू हो गया था और भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए और राष्ट्रीय भावना जो लोगों के अंदर चल रही थी उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट,
तो ये जो रॉलेट एक्ट है इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो सर सिडनी रॉलेट जो कि एक न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जाती है। और दोस्तों कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में विधेयक लाए गए और पारित होने के उपरांत इस विधेयक को रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। तो दोस्तों ये जो काला कानून नाम दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जो हमारे इन्होंने। और दोस्तों यहाँ पर देखें ये कानून किसकी अध्यक्षता में आया था? जो सर सिडनी रॉलेट थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक ये कमेटी गठित होती है और इसके बाद ये कानून पास होता है और ये भारत लाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट को पुरजोर विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी, यानी कि ये पूरी तरह से शैतान बन चुके थे, क्योंकि अब इन्हें पता चल चुका था कि जो भारतीय हैं वो अपने हित के लिए जाग चुके हैं। उन्हें पता है कि हमारा हित किस में निहित है, हमारे देश की स्वतंत्रता ही हमारा सबसे बड़ा हित है, उन्हें ये पता चल चुका था। क्लियर? आगे हम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्ट को लागू करना। जब देश में ये एक्ट लागू होता है तो क्या होता है, भारतीय नेताओं द्वारा कड़ाई से विरोध करने के बाद भी रॉलेट एक्ट विधेयक लागू कर दिया जाता है भारत में। क्योंकि भारतीय जो नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको ये पता था कि ये जो एक्ट है काला कानून है, जिसमें ना ही कोई आप अपील दे सकते हो, ना ही दलील और ना ही वकील रख सकते हो, यानी कि आपको निरपराध सजा मिलेगी कि कोई भी आप अपराध नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह का आप कानून नहीं तोड़ रहे हो, लेकिन उनकी नज़र में अगर आप अपराधी हो तो अपराधी हो। तो यहाँ पर देखिए इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। यानी कि अगर आप पे अंग्रेज सरकार को संदेह हो गया तो आपके ऊपर मुकदमा चल जाए, चाहे आप कोई भी गलती ना करो तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। क्लियर? तो इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी, यानी जो निर्दोष है उसको भी वो दंड दे सकती है। ये जो कानून था उस कानून के अकॉर्डिंग इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो रॉलेट एक्ट है इसी को कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है इसको, और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी। जिस आपके ऊपर अगर संदेह है अंग्रेज सरकार को तो आपको वो हिरासत में लेकर के आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जा सकती थी। तो दोस्तों इसके साथ ही इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जानते हैं ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि हमारे जो देश के क्रांतिकारी लोग थे वो अब धीरे धीरे संगठित हो गए थे और वो अपने देश की जनता को जागरूक करने लगे थे कि वो अपने हित के लिए लड़े अंग्रेजों से। तो इन्हें अब ये लगने लगा था कि हमारा कुछ भी अस्तित्व ना रहे इस देश में, हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी ये लोग अलग अलग तरह के कानून ला रहे थे देश में। और दोस्तों इस एक्ट से संबंधित एक घटना भी है कि इसी एक्ट के तहत ही सत्यपाल और डॉक्टर किचलू इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी नेता थे वो और आग बबूला हो जाते हैं। और जब बैसाखी का दिन आता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उस बैसाखी के दिन जो सभा होती है उस सभा में ये कहा जाता है कि किस तरह से हम डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को छुड़ाएं, क्योंकि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का ये जो एक्ट था इसी के तहत ही उन दोनों लोगों को, जो कि एक क्रांतिकारी नेता थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लियर? तो दोस्तों आगे हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड,
जो कि भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा, अगर किसी फेमस घटना की बात की जाए तो कोई भी ऐसी फेमस घटना नहीं है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुकाबले हो। क्योंकि दोस्तों ये जो नरसंहार था, मैसासकर्स था, ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय था, जहां पर हमारे भारतीय निहत्थे भाई बहनों पर गोलियां चलाई गई अंग्रेजों के द्वारा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काटने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। और उसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यानी कि ये जो 13 अप्रैल का दिन होता है, ये खालसा पंथ की स्थापना के नाते भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसलिए ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। और इसीलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार, और अमृतसर में उस दिन यह मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब ये बैसाखी का मेला आया था तो उसी समय ये जो रॉलेट एक्ट कानून था ये लागू हो चुका था। और सुबह सुबह अंग्रेजों ने ये अनाउंस किया था कि कोई भी भीड़ जमा नहीं होगी, कोई भी मेला नहीं होगा। लेकिन जो क्रांतिकारी थे उनके माइक के पीछे ये भी चलते जा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम अमृतसर में सभाएं करेंगे। क्लियर। और जलियांवाला जो बाग है उसमें ही ये सभाएं आयोजित की गई थी। और जब अंग्रेज जनरल डायर को ये पता चलता है कि जो मैंने अनाउंस करवाया था कि कोई भी मेला नहीं होगा, कोई भी सभाएं नहीं होंगी, किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने गैदरिंग की, तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फौज के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण ही उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। यानी कि वहाँ पर किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। निहत्थे भारतीयों पर उसने अंधाधुंध 15 मिनट तक गोलियां चलवाई थी। यहाँ पर देखिए जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। दोस्तों ये तो बहुत ही कम आंकड़ा है, इससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि वो एक गैदरिंग थी। चूँकि बैसाखी का दिन था तो लोगों को अपना बैसाखी भी सेलिब्रेट करना था और अपने देश के लिए जो भी सभाएं थी उन सभाओं में भी सम्मिलित होना था। तो वहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई गया था। तो ये बहुत बड़ी सभा थी। और दोस्तों ये जो निर्ममता से एक तरह से हत्या की गई थी लोगों की, उसकी वजह से जो हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने इस हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप ही अपनी उपाधि, जो कि नाइटहुड की उपाधि थी, वो उन्होंने वापस कर दी है। जो नाइटहुड की उपाधि होती है, नाइटहुड उपाधि, ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई एक उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि। लेकिन जब उन्होंने ये घटना सुनी तो उस घटना से वो इतने ज़्यादा आहत हुए कि जो उन्हें उपाधि मिली थी नाइटहुड की, वो उन्होंने त्याग दी, यानी कि वापस कर दी। 1997 में जब महारानी एलिजाबेथ आई थी तो उस स्मारक पर मृतकों को इन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी इस स्मारक पर आए थे और विजिटर्स बुक में इन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश इतिहास की यह शर्मनाक घटना थी। तो दोस्तों देखिए, अगर आज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ब्रिटिशों को ये काफ़ी शर्मनाक लगता है कि हमारे देश के लोगों ने, जो भारतीय थे, उनके ऊपर, निहत्थे भारतीयों के ऊपर गोलियां चलाई थी। तो कहीं ना कहीं उनको ये ग्लानि महसूस होती है, तो उसके लिए लोग अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन वो पुरानी बातें थी, लेकिन हमारे जहन में आज भी वो नहीं है। आज भी उनके जो त्याग था, उनका जो बलिदान था, वो हमारे लिए सराहनीय है कि वो अपने देश के लिए आज उनका बलिदान था कि
लोग जो भी क्रांतिकारी लोग थे वो और ज़्यादा आग बबूला हुए अपने देश के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में, और असहयोग आंदोलन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे चौरी चौरा कांड। तो अलग अलग जो भी टॉपिक बचे हुए हैं इस सब अध्याय से संबंधित वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप अध्याय नंबर 1 अगर आप पढ़ चुके हैं तो उसको आप उसका टेस्ट जरूर दीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक अवेलेबल हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में भी सारे लिंक है। तो आप जहां से भी सुविधा समझे वहां से अपनी स्टडी करिए, लेकिन आप मेहनत जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लगे रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।